हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज आप लोगों के साथ ये मेरा लेक्चर नंबर 55 है, जिसमें हम लोग चैप्टर 31 जनजातीय आंदोलन या ट्राइबल मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत जनजातीय आंदोलन के प्रकार हम देख रहे हैं, जिसमें कि जनजातीय आंदोलन के दो प्रकारों का उल्लेख पिछले क्लास में किया जा चुका है। पहला प्रकार था विरोधपूर्ण आंदोलन और दूसरा प्रकार था सुधारवादी आंदोलन। अभी हम तीसरे प्रकार के राजनीतिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, तीसरे प्रकार के जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हम राजनीतिक आंदोलन या पॉलिटिकल मूवमेंट कहते हैं। राजनीतिक आंदोलन का उद्देश्य जनजातियों द्वारा अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाकर एक पृथक राज्य की मांग करना रहा है। संथाल जनजाति द्वारा किया जाने वाला झारखंड आंदोलन, जो 1920 में शुरू हुआ था, जिनमें जमींदारों से पीड़ित आदिवासी और गैर आदिवासी लोगों को संगठित करके संथालों की शक्ति बढ़ाकर पृथक झारखंड राज्य की मांग की गई और ये आंदोलन 1920 से लेकर निरंतर चलता ही रहा, कमोबेश अवस्था में चलता ही रहा। कभी ये आंदोलन का स्वरूप बढ़ जाता था, कभी दब जाता था, लेकिन ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, जिसका अंतिम परिणति यही हुआ कि 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड को बिहार से अलग करके एक पृथक राज्य बना दिया गया। इसी प्रकार असम की बोडो जनजाति द्वारा चलाया गया बोडो आंदोलन, जो उदयाचल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक भाषाई आंदोलन था, जिसमें अलग राज्य की मांग की जा रही थी। भाषाई आंदोलन मतलब भाषा के आधार पर आंदोलन किया जा रहा था। अपने क्षेत्र के नागा लोग जो थे, वो सिर्फ अपने भाषा भाषी लोगों को ही अपने क्षेत्र में रहने देना चाहते थे, हिंदी या अन्य भाषा बोलने वालों को नहीं। तो भाषा के आधार पर कोई विद्रोह होता है या कोई आंदोलन होता है तो उसे हम भाषाई आंदोलन कहते हैं। यह आंदोलन अब हिंसक रूप ले चुका है। इसी के साथ ही गोंडवाना आंदोलन मध्य प्रदेश में हुआ। इसमें वनों के संरक्षण एवं पशुओं के निःशुल्क चारा तथा अलग राज्य की मांग पर यह आंदोलन आधारित है। तो इस प्रकार जनजातियों ने राजनीतिक आंदोलन भी किए हैं, जो सरकार के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर के किया गया और उसमें उन्होंने बहुत हद तक सफलता भी पाई है। इसके बाद चौथा है पृथकतावादी आंदोलन या सेपरेटिस्ट मूवमेंट। पृथकता का मतलब हो गया अलगाव, सेपरेशन, है ना। पृथकतावादी आंदोलन मूल रूप से विदेशी शक्तियों से प्रभावित रहे एवं स्वतंत्र राज्य की स्थापना की मांग के लिए किए गए हैं। इनमें नागा आंदोलन तथा मिजो आंदोलन प्रमुख हैं। नागालैंड की स्थापना हुई, फिर भी आंदोलनकारी में पृथकतावादी मनोवृत्तियाँ आज भी प्रभावपूर्ण बनी हुई है। पृथकतावादी आंदोलन के कारण ही नागालैंड को अलग किया गया, पृथक किया गया, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से तो वो पृथक हो गए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति जो है वो अपने देश के लोगों के साथ एक अलगाव की मनोवृत्ति बनी हुई है। इसके साथ ही मिजो जनजाति भी, जो मिजोरम में रहते हैं वो मिजो जनजाति हुए। मिजो जनजाति भी भाषाई आधार पर अपनी एक पृथक राज्य की मांग की। 1986 में मिजोरम की स्थापना के बाद यह
आंदोलन समाप्त हुई। इसके बाद है पांचवा और अंतिम है एकतावादी आंदोलन या इंटीग्रेटिव मूवमेंट। एकतावादी आंदोलन का उद्देश्य जनजातियों द्वारा अपनी परंपरागत संस्कृति की ओर लौटकर जनजातीय एकता को बढ़ाना है। खासी जनजाति द्वारा किया जाने वाला सांस्कृतिक आंदोलन इसकी प्रकृति को स्पष्ट करता है। इस जनजाति में ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से लोग धर्म परिवर्तन करने लगे, जिससे उनकी परंपरागत सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं नष्ट होने लगी। उन लोगों ने धर्म परिवर्तन का विरोध किया एवं अपनी कला, साहित्य, कविताएं लिखकर अपनी संस्कृति की पहचान को अक्षुण्ण रखने का संकल्प लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं एकतावादी आंदोलन जो वो अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए बाहरी सभ्यता के संपर्क में आकर के जब आदिवासी संस्कृति या जनजातीय संस्कृति का अस्तित्व संकट में पड़ गया, तो उस समय कुछ बुद्धिजीवी आदिवासी वर्ग के जनजातीय वर्ग के जो बुद्धिजीवी थे उन लोगों ने इन चीज़ों को महसूस किया और अपने लोगों को धर्म परिवर्तन से मना किया और अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक विशेषता को, अपनी धरोहर को बचाए रखने के लिए, अपनी कला और साहित्य को बचाए रखने के लिए इन्होंने प्रयास किए। तो इसे हम एकतावादी आंदोलन कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जनजातियों में आंदोलन किन किन कारणों से हुए। ठीक है, पहला कारण है जनजातियों में उत्पन्न जागरूकता। जब जनजातीय अपने अधिकार और अपने कर्तव्य और अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक हुए तो अपना महत्व उन्होंने करना शुरू किया और उनके अधिकार में जहाँ कहीं भी आक्षेप उन्हें नज़र आया तो वे अपने अधिकार के प्रति जागरूक हुए और उन्होंने समय समय पर आंदोलन किया। दूसरा है बाहरी समूहों द्वारा शोषण। जब जनजातियों का किसी बाहरी समूह के द्वारा शोषण किया जाने लगा, जनजातीय आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण कारण गैर जनजातीय लोगों द्वारा उनके क्षेत्र में प्रवेश करके जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण करना रहा है। इन्हीं सब बातों से मुक्ति पाने के लिए समय समय पर जनजातियों ने आंदोलन किए। तीसरा है दोषपूर्ण वन नीति। जैसा कि हम पहले भी कई एक बार बता चुके हैं कि जनजातियों की अपनी संपत्ति जो होती है वो वन होती है, किसी भी क्षेत्र का वन होता है वो जनजातियों की अपनी संपत्ति होती है, जहाँ से वो वनों से जड़ी बूटियाँ एकत्रित करना, चारागाहों में पशु को चराना, निवास के लिए लकड़ी प्राप्त करना और मछली और छोटे जानवरों की शिकार करना, ये सब उनका उद्देश्य होता था। तो ब्रिटिश काल में जब जनजातियों को जंगल से प्राप्त होने वाले पदार्थों का संग्रह करने पर रोक लगाया गया तो इसके बाद ही उन्होंने आंदोलन का मार्ग अपनाया। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों की भूमिका। तो नई लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न जनजातियों का समर्थन पाने के लिए राजनीतिक दलों ने जनजातियों की समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने के साथ ही उन्हें आंदोलन के द्वारा अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देना शुरू किया। जनजातियों को यह आश्वासन दिया गया कि सत्ता में आने पर वे जनजातियों को किस प्रकार पृथक राज्य, वित्तीय सहायता, आवास और कृषि संबंधी सुविधाएं दे सकते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक दलों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही जनजातीय आंदोलन को बढ़ाने में। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी कूटनीति। तो कई एक बार
विदेशी कूटनीति के कारण भी जनजातीय आंदोलन बढ़े, जिनमें एक राज्य को दूसरे राज्य से पृथक करने की कूटनीति भी इसका एक हिस्सा है, जिसमें जनजातियों को भारत से पृथक करने के लिए प्रोत्साहित किया गया कि अगर भारत से पृथक होंगे तो इनकी भी ताकत कम होगी और भारत का भी क्षेत्रफल कम होगा, भारत की भी ताकत कम होगी। ठीक है, तो ये विदेशी कूटनीति कहलाता है। इन चीज़, एक राज्य को जब बांटने की बात होती है, एक देश को जब तोड़ने की बात होती है, तो इसमें कोई विदेशी ताकत ही काम कर रहा होता है, जो अपने फ़ायदे के लिए लोगों को इस तरह से करवाता है। तो इसे ही हम विदेशी कूटनीति कहते हैं। नागा और मिजो आंदोलन के प्रमुख नेताओं द्वारा समय समय पर समीपवर्ती देशों में जाकर भूमिगत होना तथा वहां से सहायता प्राप्त करना इस स्थिति का स्पष्ट प्रमाण है। नेक्स्ट है जनजातीय विकास की उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है इग्नोरेंस। जब कोई एक काम हमें करना है और उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे होते हैं तो उस बातों की उपेक्षा हो जाती है, इग्नोर कर देते हैं उसे। ठीक है, ब्रिटिश काल में जनजातियों की समस्याओं पर ध्यान न देने के कारण ही आदिवासी आंदोलन हुए। विकास के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों की जमीन को सरकारी अधिकार में लेने से भी जनजातियों ने समय समय पर अनेक आंदोलन किए और आंदोलन का वजह यही था कि उन्हें अपने ज़मीन से तो हाथ धोना पड़ा और सरकार भी उनके प्रति अपनी कोई दायित्व को नहीं निभाई। इस कारण से जनजातियों ने ये आंदोलन किया। अगला और अंतिम है सांस्कृतिक पहचान की इच्छा। अनेक जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण जनजातियों द्वारा अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने से संबंधित प्रयत्न है। जनजातीय लोगों को एकता के सूत्र में बांधने में उनकी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। जनजातीय संगीत, नृत्य, सांस्कृतिक उत्सव तथा शिल्प कलाएँ उनकी पृथक पहचान को बनाए हुई थी। बाहरी संस्कृतियों के प्रभाव से जनजातियों में जैसे जैसे सांस्कृतिक विघटन बढ़ा, उनमें यह धारणा प्रबल होती गई कि आंदोलन के द्वारा नए सिरे से संगठित होकर के ही वे अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि जनजातीय आंदोलन के कारण। ठीक है, और अभी के क्लास में हम प्रमुख जनजातीय आंदोलन को भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी हम आपको फिर से इस चीज़ का रिवीजन करवा देते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में जब कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए तो आपको इससे संबंधित सवाल के जवाब देने में आसानी होगी और आप आसानी से ऑप्शन चुन सकेंगे। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं फिर से कि प्रमुख जनजातीय आंदोलन। तो हम लोग प्रमुख जनजातीय आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। विरोधपूर्ण आंदोलन था खानदेश आंदोलन, संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा आंदोलन। ये विरोधपूर्ण आंदोलन था। सुधारवादी आंदोलन कौन कौन सा देखते हैं। ताना भगत आंदोलन, भील भगत आंदोलन और राजमोहिनी आंदोलन। इसके बाद राजनीतिक आंदोलन कौन कौन सा था देख लेते हैं। झारखंड आंदोलन, गोंडवाना आंदोलन और बोडो आंदोलन, ये राजनीतिक आंदोलन था। इसके बाद पृथकतावादी आंदोलन कौन सा था देखते हैं। पृथकता आंदोलन था नागा आंदोलन और मिजो आंदोलन। इसके बाद है अंतिम है एकतावादी आंदोलन, जो खासी जनजाति के द्वारा चलाया गया था, जो अपनी संस्कृति और अपनी परंपरागत पहचान को बचाए रखने के लिए यह आंदोलन किया गया था। तो एकतावादी आंदोलन जो है वो खासी आंदोलन है। तो इस प्रकार जनजातीय आंदोलन के सभी प्रकारों की हम लोगों ने चर्चा कर ली है और मुख्य आंदोलन कौन कौन से हैं, कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, उसके बारे में हमने पुनरावृत्ति भी कर दिया है या रिवीजन भी कर दिया है। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। धन्यवाद।